हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने जो उसका टाइम टेबल जारी किया कक्षा 12वीं के पेपर का, उसमें 9 तारीख को 9 जून को केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का पेपर है और 15 तारीख को मैथ्स का पेपर है। क्योंकि हमको इस स्थिति में हमारी तैयारी को बेहतर बनानी और उस पर कितने अच्छे से हम फोकस कर सके और सही दिशा से हम हमारी तैयारी कर सके, इसके हिसाब से हमको हर चीज़ को देखना है और हमारी तैयारी को कम समय में बेहतर बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस चैनल में केमिस्ट्री के लिए आईएमपी क्वेश्चन और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर हम बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़े भी अलग तरीके से तैयारी नहीं करना है, सिलेबस से भटक कर तैयारी नहीं करना है, सिलेबस से जुड़कर तैयारी करना है, क्योंकि कम समय बचाए और कम समय में हम हमारी तैयारी बेहतर बना सकते हैं अगर हम सही तरीके से उस पर ध्यान दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे रसायन शास्त्र के पेपर के लिए जो 9 तारीख को पेपर है। हर एक चैप्टर पर हम, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है 2019 का जो पेपर है उस पर मैं बात करूंगा, तो आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमको तैयारी कैसी करनी है। एक और चीज़, सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आपको पढ़ाई करनी है, दूसरी बुक नहीं उठानी है। एनसीईआरटी आपको बहुत फ़ायदे देगी। सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के इसमें से भी बने हैं और कोशिश गवर्नमेंट की भी यही होती है कि इसी एक बुक में से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि जो हमारे हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम जो होते हैं उसमें से भी पूरे क्वेश्चन इसी बुक में से बने हैं। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही रेफर करनी है। नोट्स के लिए आप, उसके क्वेश्चन के लिए आप दूसरी बुक में जाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़े। यहाँ पर हम आईएमपी क्वेश्चन और किस चैप्टर पर कितना ध्यान देना है इस पर बात करेंगे और लास्ट ईयर के चैप्टर पर। देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो ये हमारे पास ठोस अवस्था। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको पूरे निकालने हैं। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव सामने वीडियो में दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव हमने पूरे निकाले हैं इसके। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ इस पर उतना ही ध्यान देना है जितना आप इसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही ध्यान देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो कि बुक के अंदर से एक एक वर्ड को पढ़कर, एक एक लाइन को पढ़कर हमें मिले हैं, उस पर आप जाइए और उस पर ध्यान दीजिए, कोई दूसरी रेफरेंस का यूज़ कीजिए। सेकेंड चैप्टर जो है विलियन, इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है, टोटल जो मार्क बनते हैं इसमें, टोटल मार्क की बात करें तो टोटल मार्क बनते हैं इसमें 5। एक क्वेश्चन आएगा इसमें आपके पास 2 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा इसमें आपके पास 3 मार्क का। तो ये एक 3 और 2 5 हो गए। अब अगर लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें क्वेश्चन कैसा बना। चैप्टर नंबर 2 है विलियन केमिस्ट्री। देखिए, मेरे पास ये पेपर है लास्ट ईयर का, इसमें क्वेश्चन कैसे बना, ऐसे ही आपको बुक में टिक मार्क करके उससे पढ़ाई करना है। एक 2 मार्क का क्वेश्चन जो बना जिसमें दोनों न्यूमेरिकल आए, तो ये नहीं भूलना है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, आपको हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जब मैं टिक लगाऊंगा आगे चैप्टर में, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। दोनों न्यूमेरिकल आए लास्ट ईयर 2 नंबर के क्वेश्चन में, 2 मार्क के क्वेश्चन, चूँकि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है विलियन, उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, और दोनों न्यूमेरिकल बना 2 नंबर का। तो न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे तो परिभाषा ये आई, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी और मोलेरिटी, इसकी डेफिनेशन पूछी 3 मार्क में। एक डेफिनेशन 1 मार्क की, दूसरी डेफिनेशन 1 मार्क की, तीसरी डेफिनेशन 1 मार्क की। लेकिन जो इसका और का जो क्वेश्चन बना, अथवा का जो क्वेश्चन बना, वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम विलियन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है, पूरे न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ते हो तो थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है और उसके जो बेसिक क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में था जो विलियन था। चैप्टर नंबर 3 की बात करें हम, विद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से टोटल आता है टोटल 5 मार्क का, टोटल 5 मार्क का, और इसमें एक क्वेश्चन ही बनता है 5 मार्क का। तो आपको इसको हटाना नहीं है। एक क्वेश्चन 5 मार्क का मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए चैप्टर बनने वाला है। एक क्वेश्चन 5 मार्क का इसमें से बनेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें से भी नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव इसमें से भी नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है आपको। क्योंकि हमारा पूरा टारगेट 70 मार्क्स का जितना पेपर आता है उस पर रहेगा, तो हर एक चीज़ को बहुत बेसिकली तरीके से देखना है। ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है और क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। पहले आप चैप्टर को समझिए, देन इसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके मैं हर चैप्टर के बताऊंगा। कोशिश यही रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी में से क्वेश्चन पूछे और आप भी बहुत अच्छे से उसको तैयार कीजिएगा। डायरेक्शन मिलेगा, सही तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। वैद्युत रसायन एक क्वेश्चन 5 मार्क का, जो लास्ट ईयर का जिसका क्वेश्चन था उसको हम चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास पेपर है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए। तो आपको पढ़ना कैसे, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बना था देखिए, इसमें से कोलरास का नियम
मतलब कि एक छोटा सा नियम दिया था, लेकिन उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बना था इसके अंदर। नियम दिया था, छोटा सा नियम है, कुलराज के जो नियम है छोटा सा है, लेकिन उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा कठिन था। लास्ट ईयर का अगर एग्ज़ाम देखिए तो बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा बेकार गया था। इसमें और का जो क्वेश्चन आया था सेम ऐसे ही था, शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व शैल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, और उसी का एक न्यूमेरिकल। तो आपको करना यह है कि डेफिनेशन जो पढ़ोगे उससे जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको कंप्लीट करना है। डेफिनेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। और देखिए ये क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी है, अदर कोई बुक में से नहीं है, एनसीईआरटी में से है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ही रेफर करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास आता है वो ये वाला लास्ट ईयर का था, क्वेश्चन पेपर का है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं टिक लगाऊंगा। न्यूमेरिकल और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसका न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना है। तैयारी ऐसे ही करना है सही डायरेक्शन से, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए, ठीक है। तो ये हमको इतना तैयार करना है चैप्टर नंबर 3 में से, वैद्युत रसायन में से। चैप्टर नंबर 4 की बात करें यहाँ पर हम, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति की। तो चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें 5 मार्क का आता है टोटल। इसमें अगर टोटल मार्क की बात करें, टोटल मार्क 5 मार्क। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है और एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास 4 मार्क का। तो देखिए ये थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। रासायनिक बलगति की एक क्वेश्चन 4 मार्क का इसमें से पूछेगा, इस चैप्टर में से पूछेगा एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। मतलब कि इस चैप्टर में हमको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास यहाँ से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में हमको एक ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर इसमें हम देखें क्वेश्चन पेपर का लास्ट ईयर जो इसमें पूछा था वो ये दिया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज देखोगे आप इस चैप्टर की तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला बुक के अंदर है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीधा सीधा बना था, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर रिपीट करो, एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा फोकस करना है हमको। मैं इस चैप्टर से पेपर के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे और आपको प्रिपेयर कैसे करना है अपने एग्जाम को 70 मार्क के लिए, पूरे 70 मार्क के लिए। चैप्टर नंबर 4 में देखिए इतना सब कुछ कंप्लीट था। अब इसके हम आईएमपी क्वेश्चन लगाएंगे। पृष्ठ रसायन की बात करें, सतह रसायन, पृष्ठ रसायन, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे हमारे पास, 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे और एक क्वेश्चन बनेगा इसमें 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 2 ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 2 मार्क का। और टोटल जो बन जाएगा इसमें टोटल 4 मार्क बन जाएगा इसमें हमारा पृष्ठ रसायन जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का। टोटल 4 मार्क, 2 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो आपको थोड़ी तैयारी करना है। अगर हम पृष्ठ रसायन की बात करें तो बेसिकली आप अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड और इमल्शन, इनकी डेफिनेशन अगर आप याद कर ले तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट ईयर इसमें से जो क्वेश्चन बना था पेपर में वो यहाँ पर है, अधिशोषण के फ्राउंडलिक समतापी क्या है और क्या होता है जबकि प्रकाश के किरणपुंज कोलाइडी विलियन सॉल में से गमन करता है, सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन को देखिए कि चैप्टर को कैसे पढ़ना है और कितना कितना एक चैप्टर में से पढ़ना है। 6th क्वेश्चन, अधिशोषण के फ्राउंडलिक समतापी क्या है, क्या होता है जबकि प्रकाश किरणपुंज कोलाइडी विलियन सॉल में से गमन करता है, सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 5 था सतह रसायन, उसमें से ये बुक में एक का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन, चूंकि चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 2 मार्क का है इस वजह से। अब देखते हैं इसका अगला, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहाँ पर तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत का जो प्रक्रम है इस चैप्टर में से हमको टोटल 3 मार्क का आने वाला है, 3 मार्क चैप्टर नंबर 6 और 3 ऑब्जेक्टिव से 3 ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे तो इसमें किसी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी जो परीक्षा मंडल होता है वो एग्ज़ाम को लेने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी करता है जिसके हिसाब से ही हमको पढ़ना होता है, जिससे हम कंफ्यूज नहीं होते कि हमको किस चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से तैयारी करना है। तो मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ और मेरे पास पेपर है 2019 का जिसमें कि सारा कुछ उसी के हिसाब से कंप्लीट हुआ है, कवर हुआ है। तो आप बेसिकली उसी पर ध्यान दीजिएगा और अपने पेपर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 6 जो आप पढ़ोगे इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है।
किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, इसमें देखिए बुक में 2 पार्ट है हमारे पास, पी ब्लॉक के तत्व, और यहाँ पर एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें पूरा जो चैप्टर देखा है तो ये आएगा इसमें 8 मार्क का, टोटल जो मार्क है, टोटल मार्क जो है इसमें 8 मार्क का है, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान देना है, टोटल 8 मार्क का है। 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले इसमें से, इस चैप्टर में से, पी ब्लॉक के तत्व। फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को आप एक में कवर कर लीजिएगा। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकंड टोटल 8 मार्क का है, 3 ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क का मतलब वेटेज बढ़ जाता है। आपको इसमें विशेष ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और बड़े बड़े क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 5 मार्क का कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट ईयर इसमें से क्या पूछा है, लास्ट ईयर इसमें से पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का बिंदुओं, निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। संपर्क विधि का सिद्धांत, संयंत्र का नामांकित चित्र, इसके मुख्य भाग तथा क्रियाओं का विवरण। 5 मार्क का क्वेश्चन है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण तथा प्रयोग में लाए जाने वाले संयंत्र का नामांकित चित्र। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। इसमें टोटल 8 मार्क का है, 3 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 5 मार्क का। तो इसमें आपको बेसिकली चीज़ें देखना है कि हमको कितना पढ़ना है। देखिए इसका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो था हमारा, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें से टोटल 5 मार्क का आने वाला है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का बनेगा और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आपको देखना है एक क्वेश्चन 4 मार्क पर ज़्यादा ध्यान देना और एक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एनसीईआरटी की बुक में से इसमें क्वेश्चन बना था, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में से कोई 4 ऑक्सीकारक गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, धात्विक लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्था। ये पेपर है, पेपर को भी बहुत अच्छे से हमको रीड करना है, देन इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। पार्ट 1 की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में लास्ट हमारा चैप्टर होता है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक में टोटल मार्क बनते हैं, टोटल मार्क 3 मार्क बनते हैं इसमें हमारे पास, 3 मार्क में एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए उपसंयोजन यौगिक की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का जो बना था लास्ट ईयर, वो इसमें बना था, मेरे पास पेपर है 2019, इसमें हमारे पास बना था निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख कीजिए और निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। मतलब आपको IUPAC नेम इस चैप्टर में से बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की बात करेंगे और पार्ट 1 में जितने IMP क्वेश्चन हैं 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक उसकी बात करेंगे। देन इसके बाद वाले वीडियो में हम अगले पार्ट जो है इसका हमारे पास एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, उसकी बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों इसमें क्लियर हुआ होगा आपको। मैं इसी वीडियो में एक एक चैप्टर पर टिक लगा कर दूंगा आपको, तो आप अपना एग्जाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मैंने बता दिया आपको पढ़ने का तरीका क्या है, किसमें से क्या पूछा गया है। देन इसके बाद चीज़ों को बेसिकली ध्यान से देखना है। मैं बुक में ही टिक लगाऊंगा, लगे तो आप अपने सामने एक बुक रखिए एनसीईआरटी की, उसमें से टिक मार्क करते जाइए। मैं बताऊंगा कि पेपर में लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा बना, कौन सा क्वेश्चन आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए तैयारी करने का बेसिक मतलब ये होता है कि हम सही दिशा में तैयारी करें, सही चीज़ों को पढ़ें। बहुत सारा पढ़ के दिमाग में कचरा करने से अच्छा है कि सही चीज़ों को पढ़े कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था। चूँकि लास्ट ईयर बुक चेंज हुई थी, हमारी MP गवर्नमेंट ने बुक चेंज की थी और अभी लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में पढ़ाई कैसी हुई होगी ये तो आप ही लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। इस बीच में हमको एग्ज़ाम भी देना है, तो हमें हमारी तैयारी को भी बेहतर तरीके से रखना है कि हमारी तैयारी किस प्रकार है। इस पर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बनाना है ताकि हम कम समय में सही चीज़ों को पढ़कर हमारे एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। हमारा टारगेट तो 70 ही है। मैथमेटिकल जर्नी में मैथ्स के अलावा मैं फिजिक्स और मैथ्स के अलावा इसमें केमिस्ट्री भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि समय ऐसा है कि चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकें। देखिए इसी में मैं टिक लगाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी भी टिक लगाएंगे हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है चैप्टर नंबर 9 तक, सारे IMP क्वेश्चन जिसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया है कि जो पेपर है लास्ट ईयर का 2019 का, इसमें से क्या पूछा है, देन उसी के हिसाब से हम उसी के बेस पर क्वेश्चन को टिक मार्क करेंगे। थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी बेहतर करनी है तो बने रहिए। देखते हैं इसके IMP क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से।
चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट के, फटाफट से मैं पढ़ूंगा, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत सुचालक होने का कारण क्या होता है? गतिशील आयन। CaCl, ये सीजियम क्लोराइड में यदि Cs प्लस की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? ये होगी 8। फ्रैंकल दोष क्या है? AgBr। चतुष्फलकी रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए, तो ये है 0.225। शॉर्टकी दोष की बात करें तो ये NaCl में शॉर्टकी दोष होता है। क्रिस्टली ठोस, इसके डेफिनेशन है यहाँ पर, वे ठोस जिनकी रचक इकाई आयन परमाणु या अणु एक नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल पर आपको देखना है, ध्यान देना है, हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन, क्वार्टज। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो विषमदैशिक प्रकृति का है और दीर्घ पराश्री इसकी व्यवस्था है, इसका गलनांक निश्चित है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो वे ठोस जिनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं रहती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कांच, प्लास्टिक, रबर, क्वार्टज कांच समदैशिक प्रकृति का होता है, गलाकर सांचे में ढाले जा सकते हैं। इसका अक्रिस्टलीय ठोस के लिए आप याद रखोगे कि इनको गलाकर सांचे में ढाले जा सकते हैं और इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघु परासी व्यवस्था होती है। आगे बात करें हम आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस वे ठोस पदार्थ है जिनकी क्रिस्टलों की संरचना इकाई आयन धनायन ऋणायन होती है। उदाहरण के लिए CaCl, ZnCl2 और NaCl। अब देखिए क्वेश्चन और क्या बनता है कि NaCl में संरचनात्मक इकाई Na प्लस व Cl माइनस होती है। विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कुलाम आकर्षण बल होता है। एक प्लस और एक माइनस जो होगा उसमें कुलाम का आकर्षण बल लगेगा। समन्वय संख्या की बात करें, एक आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है वह संख्या आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। इसमें मैंने वो टॉपिक लिए जिससे से ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। NaCl में प्रत्येक Na+6 Cl माइनस आयनों से व प्रत्येक Cl-6 Na+ आयनों से घिरा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर से वो ब्लैंक दे देगा और उससे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। NaCl आयनों की समन्वय संख्या कितनी है? 6। आणविक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके क्रिस्टलों की संरचना की इकाई जो होती है वो अणु होती है। उदाहरण के लिए आयोडीन ठोस, मीथेन, बर्फ। एक और चीज़, आणविक ठोस के आपको एग्जाम्पल निकालने हैं, समन्वय संख्या हर एक चीज़ की देखनी है। आयनिक ठोस के एग्जाम्पल, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, सारे के जो एग्जाम्पल है ना, बेसिकली इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आणविक ठोसों में अणुओं के मध्य वॉन डर वाल्स बल पाया जाता है। ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, आणविक ठोस ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद सहसंयोजित ठोस, नेटवर्क ठोस। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कम थोड़े एग्जाम्पल लिखे, लेकिन आपको पूरे एग्जाम्पल उसको देखना है कि उसका एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि सहसंयोजित ठोस का एग्जाम्पल बताइए, या आयनिक ठोस का एग्जाम्पल बताइए, आणविक ठोस का एग्जाम्पल बताइए, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल बताइए। तो बेसिकली उसको समझना है और उसके एग्जाम्पल पर भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देखिए सहसंयोजित ठोस क्या है? सहसंयोजित ठोस वे ठोस पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिका, कार्बाइड। सहसंयोजित ठोस में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट बनेगा ये, सहसंयोजित ठोसों में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक ठोस की बात करना है। धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होती है। उदाहरण के लिए कॉपर, रजत और निकिल। सोडियम अति मुलायम होता है, ऑस्मियम अति कठोर होता है। प्राकृतिक पदार्थों में हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। सरल घनी जालक की समन्वय संख्या 6। इसको देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है। काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या 8। फलक केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या 12। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा रिक्तिका पर। तो क्रिस्टल के रचक अवयवों द्वारा निर्मित संरचनाओं में रिक्त स्थान भी होता है। यह रिक्त स्थान विशेष प्रकार के ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है। इन छिद्रों को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका का डेफिनेशन। इसके बाद देखिए बिंदु दोष, ये जो दोष है जितने भी इन पे और ऑब्जेक्टिव बनता है। किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन होने पर उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष, अब एग्जांपल देखिए, शॉर्टकी दोष के एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, KBr, EgBr। संख्या n = Ne-E/2kT। ठीक है। फ्रैंकल दोष, उदाहरण क्या फ्रैंकल दोष के? ZnS, AgCl, EgBr, AgI। EgBr में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। इसकी संख्या जो होगी n = Nni/1/2 E⁻E/2kT। यहाँ पर n आयन संख्या है, Ni अंतरकाशीय स्थान संख्या है, T परमताप, K
बोल्ट्जमैन स्थिरांक ई दोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात व ज्यामिति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा याद कीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है, समझ में अंक दिया है, ज्यामिति रिक्तिका दी हुई है, तो 0.155 से 0.225 इसमें समन्वय अंक 3 होता है, और इसकी जो ज्यामिति होती है, रिक्तिका होती है, वो त्रिकोणीय होती है। 0.225 टू 0.414 समन्वय अंक 4 बनेगा, और सम चतुष्फल की ज्यामिति होगी इसकी 0.414 से 0.732 समन्वय अंक 6 बनेगा, और ज्यामिति रिक्तिका होगी इसकी अष्टफल की 0.414 से 0.732 समन्वय अंक बनेगा इसका 4, और ज्यामिति होगी इसकी समतल वर्गाकार लास्ट वाला 0.732 से 1.000 समन्वय अंक होगा इसका 8, और इसकी जो रिक्तिका होगी वो बनेगी घनी। ऑब्जेक्टिव के बेसिक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, तो इसमें शॉर्ट की बिंदु दोष पाया जाता है। शुष्क बर्फ है आणविक क्रिस्टल, किस यौगिक में 8:8 समन्वय अंक होता है, ये CsCl। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, फलक केंद्रीय घनी। NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या होती है 6। बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। काय केंद्रीय घनी एकक सेल में परमाणु संख्या 2 होती है। अंतः केंद्रीय घनी सेल का उदाहरण सीजियम क्लोराइड CaCl। किस ताप पर विशुद्ध पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है, परम शून्य ताप पर। SiC किस प्रकार का ठोस है, सहसंयोजक CaCl में Cs+ व Cl- की समन्वय संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठोसों की कठोरता अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करता है, ठीक है, परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करता है। शल्यक रोपण में प्रयुक्त होता है जैव सुनम्य ठोस। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टी पदार्थ है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए प्रबंधन श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टी पदार्थ है। यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल और लिख दिए है। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस पॉलीयूरेथिन, नेफ्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा कांच, ये क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल है। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल यहाँ पर बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा। ध्रुवीय आणविक ठोस कमरे के ताप और दाब पर गैस अवस्था द्रव में है, गैस अवस्था द्रव है, और ठोस SO2 और ठोस NH3। देखिए दोस्तों, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में अभी भी कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पर बता दी कि आपको ऑब्जेक्टिव निकालने कैसे, तो आपको बेसिकली हर एक लाइन को पढ़नी है चैप्टर की, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालना है। मोस्टली मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमारे को 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, इसमें से हमको क्या पूछने वाला है, और लास्ट ईयर क्या आया था। चैप्टर नंबर 2 विलियन, इसमें से जो हमारा टोटल 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है इसमें से। इसमें आप फटाफट से टिक मार्क कर लिए। मैंने बता दिया है, हमने पहले पेपर का डिस्कशन किया है कि पेपर में से लास्ट से जो क्वेश्चन बने हैं वो किस प्रकार के बने, तो वहाँ से हमने देखा है। अब आप चेक कीजिएगा। देखिए पढ़ना क्या है इसमें से, विलियनों की सांद्रता व्यक्त करना, विलियनों के प्रकार। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िएगा आप, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए दोस्तों, अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत के का डेफिनेशन पढ़ते हो, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको एक न्यूमेरिकल भी करना है। आयतन प्रतिशत, यहाँ पर आप टिक मार्क कर लीजिए, यहाँ पर आयतन प्रतिशत है ये वाला। इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर प्रति मिलियन ppm। मोल अंश की डेफिनेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है और 3 मार्क का क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखिए ये वाला आपको एक न्यूमेरिकल करना है, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मोललता जो लास्ट ईयर आया, मैंने आपको बताया पेपर में लास्ट ईयर मोललता आई। मोललता के बाद उसका एक क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, चूँकि हम 2019 के पेपर पर डिस्कस कर चुके हैं, मोललता हमने पढ़ा है। मोललता लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन बना है, ये आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। 2.5 एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम व्यंजन में विलियन की मोललता की गणना करो। यहाँ से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन ये ताप का प्रभाव ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन इसी बुक में आगे बढ़ रहे हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के मोल के लिए KH का मान 76.48 kBr है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो बना था हमारा, ये इसी में से था।
एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी पर प्रेफर करना है। लास्ट के जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से बने, 2 मार्क और 3 मार्क के। कोई दूसरी बुक को प्रेफर नहीं करना है, इसी पर ध्यान देना है। ये देखिए, ये इसी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया है, इसलिए मैंने पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए और बना पाए, क्वेश्चन को बना पाए, भटके नहीं। इसी में से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए, इसमें हमको हेनरी का नियम पढ़ना है, तो आप हेनरी के नियम के लिए एक अलग से टॉपिक बना सकते हैं या दूसरे बुक में से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हेनरी का नियम ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट जो भी उसको आप लिख लीजिए। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें यहाँ पर राउल्ट का नियम है, यहाँ पर ये आपको देखना है। राउल्ट का नियम बेसिकली बनता है 2 मार्क का है और इस साल बनने की पूरी उम्मीद है इसमें से। यहाँ से राउल्ट का नियम, इसके बाद आगे बढ़े इस बुक में चैप्टर नंबर 2 के लिए। देखिए, ये वाला ये आपको करना है 2020 बेसिकली हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, एक विशेष स्थिति, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, इसको मे भी अगर हम देखें तो 2020 बेसिकली हो सकता है ये वाला। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा 2020 के लिए, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। सिर्फ हमको एक 2 मार्क एक 3 मार्क के क्वेश्चन पर ही बात करनी है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम टिक मार्क कर रहे हैं, आप भी इसमें टिक मार्क कीजिए। और क्वथनांक का उन्नयन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थोड़ा सा। जो भी क्वेश्चन करो उसका एक न्यूमेरिकल जरूर करो। हिमांक का अवनमन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परासरण एवं परासरण दाब, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसके बाद देखिए, यहाँ से इसको कंप्लीट करना है आपको, इसको कंप्लीट करना है, दोनों न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। बुक को सामने रखिए और बुक के हिसाब से टिक मार्क कीजिए, तो बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज पर आइए, यहाँ से भी टिक मार्क कर लीजिए, उधर हम टिक मार्क कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 मार्क का चैप्टर है हमारे पास। 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 2.1 ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट ईयर इसी में से आया है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक क्वेश्चन ये वाला बना हमारे लिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर को भी हमने डिस्कस किया है और क्वेश्चन पेपर इसी में से बना है। 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन में जो और वाला क्वेश्चन है वो ये है, ये पेपर है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन, एक पेजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म CH3L3, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जो इसका ऊपर वाला था वो मोल प्रभाज, मोललता और मोलरता था, जिसको हमने कंप्लीट किया है यहाँ। इसके बाद इसमें ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे, ये वाला कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है दोस्तों। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इतने क्वेश्चन को आपको देखना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। इस चैप्टर के लिए इतना बहुत है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर इतना कंप्लीट हो जाता है तो एक बार दूसरी चीज़ों को भी आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक गेसिंग मात्र है जिससे आप अपने पेपर को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरी चीज़ों को जरूर देखिएगा। ये चैप्टर नंबर 2 था, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के IMP क्वेश्चन। बने रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। IMP क्वेश्चन है, पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है और इस बीच में हमें एग्जाम भी देना है, तो हमारी सेफ्टी, हमारी फैमिली की सेफ्टी, सभी की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, सही डायरेक्शन में तैयारी करना है, इसके लिए IMP क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो है वैद्युत रसायन। इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, पेपर डिस्कशन हमने किया है। पेपर डिस्कशन में से क्या है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 5 मार्क का है, टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 मार्क है इस पर, और एक ही क्वेश्चन 5 मार्क का, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। कोलरास का नियम, इसको परिभाषित कीजिए और उसका एक डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व शैल स्थिरांक के बीच संबंध क्या है, और उसका एक न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करना ही करना है। पेपर डिस्कशन भी हम कर रहे हैं, साथ में उसका टिक मार्क भी कर रहे हैं। चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना है। अब देखिए इसमें टिक मार्क लगाइए। पहला वाला वैद्युत सेल, रासायनिक सेल, इसको आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ये आपको पढ़ना है, इसको देखिएगा आप, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़िए थोड़ा सा, नैनसर्ट, ये वाला मोस्ट IMP, क्योंकि यही क्वेश्चन एक IMP बचता है यहाँ पर, मोस्ट IMP आप लगा सकते हैं इसको। आई होप बनना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन। नैनसर्ट का समीकरण पूरा कंप्लीट कीजिए, कैथोड के लिए, एनोड के लिए, सेल विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको इसका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या बोलता है कि आपको
एक डेफिनेशन आई है और उसका एक एग्जाम्पल आया। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेंसेट समीकरण से साम्य स्थिरांक, और इसके लिए ये न्यूमेरिकल। बेसिकली जो पेपर है ना उस पर ध्यान देते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते, लास्ट ईयर क्या आया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है, ये भी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए विशिष्ट चालकता ये लास्ट ईयर आया है, तो इसको आप यहाँ से पूरी डेफिनेशन को क्लियर कीजिएगा। वैद्युत अपघटनी विलीनों का चालकत्व, ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन बना शैल स्थिरांक के लिए और विशिष्ट चालकता में उसमें संबंध। यहाँ से आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसके बाद हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, यहाँ से आयनिक विलीनों की चालकता का मापन। ठीक है दोस्तों, इसको क्लियर कीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको पूरा कंप्लीट करके पढ़िएगा जरूर। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लास्ट ईयर जो हमारा क्वेश्चन बना था वो इस पर बेस्ड था, इसी पर बेस्ड था, ये वाला नहीं था, इस पर बेस्ड था थोड़ा सा। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो, चूँकि बुक का एक एक पन्ना जो है उसको आपको देखना है, कहाँ से हम कर सकते कहाँ से हम नहीं कर सकते। कोलरास का नियम ये लास्ट ईयर आया था, यहाँ से ये कोलरास के नियम की डेफिनेशन पूछी थी और उसका एक न्यूमेरिकल पूछा था यहाँ से, तो इसको आप चेक कीजिएगा। कोलरास का नियम लास्ट ईयर आया था, तो ऐसा नहीं कि इस साल नहीं आएगा, बनता है क्वेश्चन, रिपीट भी क्वेश्चन होता है, तो इस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर कोलरास नियम के अनुप्रयोग। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखिए कोलरास के नियम के साथ ये वाला क्वेश्चन बना था, एनसीईआरटी में से बना था, इसलिए मैं एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहा हूँ। ये इसका कोलरास का नियम यहाँ से लिखना था और ये वाला न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना था, इसी के जैसा। इसको भी आप टिक मार्क कीजिए इसी के जैसा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़िए तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, और ये ठीक है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें आप एक सेल तो कंप्लीट कर चुके होंगे, एक सेल कंप्लीट करना है हमको, बस इसमें इतना ही। इसके बाद आप थोड़ा संक्षारण को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो संक्षारण भी आपका क्लियर हो जाएगा। थ्योरी वाला क्वेश्चन है, 1-2 चीज़ें ही याद करनी है, ज़्यादा इसमें कंप्लीट करना नहीं है। तो ये इसमें था। अब देखिए इसके जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन पर हम टिक लगा लेते तो हमारा दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। उधर हमने थोड़ा सा टिक मार्क किया और ये दोनों को मिलाकर कंप्लीट चीज़ें हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हमारा इसका न्यूमेरिकल का जो बचा है, जो किसमें से आया है वो हमको देखना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इसमें से हमारा ये वाला क्वेश्चन बना है, शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व शैल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, हम डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व शैल स्थिरांक के बीच संबंध क्या है, और ये वाला न्यूमेरिकल इसके अंदर यहाँ से बना है। तो ये और ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दोनों इसमें से सिर्फ इन दोनों को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी टिक मार्क कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज में से आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेंसेट को मत भूलिएगा, नेंसेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसके साथ का एक न्यूमेरिकल जो आपको कंप्लीट करना है, जिससे आप चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा टिक मार्क नहीं किया है, पेपर के साथ साथ चल रहे हैं हम टिक मार्क करते हुए। आप बुक सामने रखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की बुक सामने रखिए, उसका पॉइंट देख लीजिए, 4.2 है या 3.3 है, 3.4 है, उसके हिसाब से आप टिक मार्क करते जाइए। तो चैप्टर नंबर 3 था, अब हम चैप्टर नंबर 4 टिक लगाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में जो बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, वो हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन 4 मार्क, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आप टिक मार्क कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया वेग, लास्ट ईयर का क्वेश्चन ये है, एक ये है और ये वाला, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं अभी आगे हम टिक मार्क करेंगे तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना इसमें से। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, ये भी इसी चैप्टर में से। तो अभी आप टिक मार्क कीजिए क्वेश्चन 4 मार्क का ये वाला, रासायनिक अभिक्रिया वेग की इकाई। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से। तो इसमें आपको वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक ये कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि, ये इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद वेग स्थिरांक की इकाई, यहाँ से आप इसको कंप्लीट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.3 अभिक्रिया की आणविकता, ये हमको देखनी है यहाँ से। शून्य कोटि की अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया बनना चाहिए एग्जाम में मेरे हिसाब से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बाद ये अभिक्रिया जितनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से देखते हैं अभिक्रिया की अर्धायु,
सॉरी अभिक्रिया की अर्धायु, जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन था वो ये बना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु वाला क्वेश्चन बना। इसको देखना है आपको, ये एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। थोड़ा सा IMP ये है, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया वेग पर इस यहाँ पर ताप पर निर्भरता, ये देखना है हमको, इंपॉर्टेंट जो है। और यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इतना अगर हम नहीं पढ़े संगठित सिद्धांत, लेकिन ये उत्प्रेरक का प्रभाव जो बेसिकली क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, उत्प्रेरक का प्रभाव। यहाँ से जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट है, इसमें से बना है, तो ये टिक मार्क कीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो NCERT में से ही बना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, NCERT पर ही फोकस करना है पूरा का पूरा। इसमें एक क्वेश्चन और टिक कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला चूँकि उधर लगा चुके हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर प्रभाव, ये वाला क्वेश्चन वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन को आप पढ़िए। कोई डाउट हो किसी प्रकार का, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो जाए। न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको कोई डाउट हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आई होप आपने कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल के लिए कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाकर पर्टिकुलर अपलोड कर दूँ और आपके एग्जाम को हम बेहतर बना दें। ये चैप्टर नंबर 4 था। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। देखिए लास्ट का क्वेश्चन, अधिशोषण के फ्राउंडिक समतापी क्या है और क्या होता है जबकि प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन सॉल में से गमन करता है, सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा डेफिनेशंस होगी, थोड़ा ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें से आप कंप्लीट कीजिएगा। अधिशोषण की डेफिनेशन कंप्लीट कीजिएगा, अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, इसको कंप्लीट कीजिएगा, अधिशोषण की क्रियाविधि को कंप्लीट कीजिएगा। इसमें थोड़ी ज़्यादा डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी हमको, ताकि एक 2 मार्क का क्वेश्चन है जो हम कंप्लीट कर सकें। इसमें से हमको देखना है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, रसोशोषण में अंतर और उनकी डेफिनेशन। ये क्वेश्चन अधिशोषण समतापी फ्रेंडलिक समतापी वक्र, जो लास्ट ईयर का हमारा क्वेश्चन था इसमें का, ठीक है। तो ये हमको कंप्लीट करना है, अधिशोषण के अनुप्रयोग कंप्लीट करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डेफिनेशन बनेगी हमारी। रसोशोषण के 2 विलक्षण, ताप बढ़ाने पर भौतिक अवशोषण क्यों घटता है। इसके बाद झाग प्लवन प्रक्रम, ये बनना चाहिए 2020 मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप और भी चीज़ों को तैयार कीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण की डेफिनेशन, समांगी विषमांगी उत्प्रेरण, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछेगा, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, या उसमें से किसी भी एक डेफिनेशन को, अभिक्रिया को वो पूछ सकता है। इजी था लास्ट ईयर का क्वेश्चन, तो इस साल का क्वेश्चन भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो इजी ही करे, जिससे कि आप डायरेक्टली एग्जाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। यहाँ से हमको देखना है एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, इसकी डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन देखना है। यहाँ से अगर ये पूछ लेता है या फिर डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन को कंप्लीट करना है, जो 2 मार्क में हमको कंप्लीट कर जाए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा एक ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। बेसिकली चीज़ों को एक एक करके देखकर कंप्लीट करना पड़ता है। ये वाला एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि बड़ा है, लेकिन हो सकता है 2 मार्क में ये हमको दे दे। कोलाइड हमको देखना है, सिर्फ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, पूरी डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन ही देखिएगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए डेफिनेशन से ही। और इसके बाद आप ये देख लीजिएगा द्रवरागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड, द्रवरागी और द्रव विरागी कोलाइड। इसमें साबुन की शोधन क्रिया, ये 2020 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में ये साबुन की शोधन क्रिया, कोलाइड कैसे बनाया जाता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया। पेप्टन, ये देखिएगा क्वार्टरली हाफ ईयरली में पूछा है इसको। इसके बाद ब्रेडिक आर्क विधि, ये देखिएगा 2 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोहन की डेफिनेशन देखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, टिंडल प्रभाव इंपॉर्टेंट है, और ये ब्राउनी गति, ये इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 मार्क के हिसाब से जितना कंप्लीट हो सकता है उसको हमको कंप्लीट करना है। इमल्शन, ये पायस, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इमल्शन ये पायस की, और उसकी चीज़ों को बेहतर समझ लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाता है। यहाँ से आप इसको हार्डी-सूल्से नियम में से संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप कंप्लीट करके देखिएगा। बेसिकली अब देखिए, यहाँ से हम कंप्लीट टिक मार्क लगा लेते हैं, वहाँ पर हमने लगा लिए एक्सरसाइज से, ताकि हम चीज़ों को बेहतर बना सकें। सीधा सीधा टिक मार्क हो जाएगा यहाँ से हमारा। अधिशोषण अवशोषण, ये वाला भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, उधर हमने टिक मार्क लगाया है। क्या कारण है कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं, ये वाला क्वेश्चन। विषमांगी हमने उधर लगाया है। अधिशोषण उष्माक्षेपी क्यों होता है।
इसके बाद एंजाइम क्या है ये हमने उधर साइड लगाया है। इसके बाद ये वाला लास्ट ईयर देखिए क्वेश्चन, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है, और इसका एक क्वेश्चन ये वाला है यहाँ पर हमारे पास 2019 में जो आया था वो क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला देखिएगा, साबुन की क्रिया पाइसीकरण मिसेल बनाने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन। इनको आप देखिएगा ताकि 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट ही हमारे पास इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ पर, इमल्सन, मिसेल और ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप इतना कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपका 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाए। ज़्यादा चीज़ें टिक लगाइए क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, इस वजह से हमने ज़्यादा चीज़ें टिक लगाई है। सिर्फ डेफिनेशन की ही बात कर रहे हैं हम। 6 चैप्टर जो है इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलने वाले, 3 ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव हमारे पास अभी है नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव आप एक एक करके कंप्लीट कीजिएगा। 3 ऑब्जेक्टिव के लिए जो वेटेज चैप्टर है ना, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमको ऑब्जेक्टिव देखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, बड़े क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें ब्लूप्रिंट के आधार पर हम चैप्टर टिक लगा रहे हैं, तो हमारे लिए ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाए। एक वीडियो में मैं एक पूरा पार्ट जो है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, उसके पेपर के साथ और बुक के साथ उसका डिस्कशन करके आपको बेहतर चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक वीडियो में पार्ट 1 है, दूसरे वीडियो में पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, जिससे आप बेहतर तरीके से एग्जाम को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो एमपी क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन आया था उस पर हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, इसमें से 8 मार्क का हमको मिलने वाला है एग्जाम में। मतलब एक चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बेसिकली देखिए इसमें 8 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का आने वाला है और 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे उस पर बात करेंगे, और जो हम इस एग्जाम के लिए 2020 के लिए जो हमको पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें से टोटल मार्क जो है, टोटल मार्क वो 8 है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है और 3 ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखोगे, एक एक चीज़ को जब आप क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो उसमें से हमको बेसिक चीज़ें निकालनी है जिसमें से हम देख सकते हैं। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ना है, एनसीईआरटी की ही, दूसरी बुक की नहीं। देखिए लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो था सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। संपर्क विधि का सिद्धांत, संयंत्र का नामांकित चित्र, इसके मुख्य भाग एवं क्रियाओं का विवरण, और अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण तथा प्रयोग में लाए जाने वाले संयंत्र का नामांकित चित्र। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था इस चैप्टर में से। अब इस साल क्या पढ़ना है, वर्ग 15 के तत्व पूरा। ठीक है, यहाँ से इसके जो भौतिक गुण आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु की आयनी त्रिज्या, इसको आप देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, भौतिक गुण में रासायनिक गुण, भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाई नाइट्रोजन का विरचन। मतलब विरचन का मतलब होता है निर्माण, किसको बनाना कैसे, छोटा सा है, डाई इतना है। इसके बाद सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। गुण अगर पूछता है तो गुण लिखने पड़ेंगे, और इसके उपयोग 1-2 उपयोग जो है 5 नंबर के हिसाब से वो कंप्लीट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाई नाइट्रोजन का विरचन, क्योंकि जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूछ चुका है, तो हमको इन पर ध्यान देना है। देखिए ये हार्बर प्रक्रम पूछा था अमोनिया बनाने का, ठीक है, हैबर या हार्बर इसको हम बोल सकते हैं। विरचन मतलब के निर्माण, ठीक है, और यहीं से इसका गुण दिया हुआ है। दूसरी बुक का उपयोग कीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियरली सीधी सीधी हो जाए। यहाँ से भी अगर हम समझे तो यही भी हमको कंप्लीट करके देता है, छोटा सा, बेसिकली छोटा सा है। अमोनिया का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल, छोटा सा क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा फास्फोरस के अपरूप, श्वेत अपरूप, लाल फास्फोरस मतलब श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। इस साल के लिए अगर हम इम्पोर्टेंट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो फास्फीन, इसका निर्माण, ये हमको देखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन थे वो यहाँ से हम अगर छोड़ दें, ऐसा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट ईयर आए तो इस साल नहीं आने वाला है, ऐसा हो सकता है कि इस साल भी दे दे, लेकिन फास्फीन का निर्माण। फास्फोरस के हैलाइड पढ़ने हमको, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका निर्माण, विरचन, इसमें इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। आपको वर्ग 16 के तत्व जितने उतने पता होना चाहिए, इससे हम पढ़ेंगे। इसमें हमको ये थोड़ी बेसिकली अगर चीज़ें पता हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर चीज़ें बेसिक कंप्लीट होगी, आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया होगा, बेसिक कंप्लीट होगी तो चीज़ें बनेगी। डाई ऑक्सीजन का
विरचन, डाई ऑक्सीजन का निर्माण। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है यहाँ से, और इसको आप देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को आपको बहुत फोकस से पढ़ना है। ओजोन का निर्माण, ओजोन का विरचन, ये आईएमपी हो सकता है कि 2020 में पूछे। देखिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। हमारी गेसिंग है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे गेसिंग से क्वेश्चन नहीं बने हो। इसके पहले जो हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था जो मार्च में हुआ था, अभी तो जून लग गया है, और जून में ये लॉकडाउन के बाद हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बने थे हमारे जो आईएमपी है उसके। सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पूछा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, यहाँ पर संस्पर्श प्रक्रम लिखा है या संपर्क प्रक्रम, ये लास्ट ईयर पूछा था। अभी हमको फॉस्फीन पढ़ना है, ओजोन पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में ये वाला। तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, पूरा याद कीजिएगा, थोड़ा इसको फोकस से बनाइएगा। डायग्राम बन जाएगा हमारा बहुत आराम से। इस चैप्टर में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद वर्ग 17 के तत्व पर आप इसके भौतिक रासायनिक गुणों को एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिएगा। भौतिक रासायनिक गुण जो बनते हैं, भौतिक रासायनिक गुण पता होना चाहिए, तब हम उसके क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। इसमें इतना, और इसका जो आईएमपी क्वेश्चन एक दो और बचे। क्लोरीन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी अगर हम बोल सकते हैं, मोस्ट आईएमपी। क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का विरचन, क्लोरीन का उत्पादन, गुण, उपयोग, छोटा सा है, कंप्लीट कीजिएगा। जितना पूछता है ना उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना पूछता है उतना ही लिखना है हमको इसमें। इसके बाद हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, इसको आप थोड़ा बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वर्ग 18 के तत्व, इसका भौतिक रासायनिक गुण हमको देखना ही देखना है। हर एक चीज़ों के भौतिक रासायनिक गुण 15, 16, 17, 18 इनके भौतिक गुण हमको देखना ही देखना है। भौतिक रासायनिक गुण, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बचा है ये देखिएगा, हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में क्यों किया जाता है। बेसिक और रेडॉन के रसायन के अध्ययन करना कठिन क्यों। ये बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, उधर तो हमने टिक मार्क लगा लिया है, यहाँ से भी हम एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो सेम होते हैं उसको टिक मार्क करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन को देखना है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको बता चुका हूँ, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ ले। ये आया लास्ट ईयर, तो यहाँ से हमको ये लगाना, हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं, और जल के साथ F2 और Cl2 की अभिक्रिया को समझाइए। बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये देखिएगा, निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। और यहाँ से हम और देखें तो ये हमने उधर भी टिक लगाया है, ये यहाँ पर भी टिक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके बाद इधर से अगर देखें तो ये वाला जिनॉन फ्लोराइड, ये वाला क्वेश्चन, और इसका अगर हम आखिरी पर आए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 3 ऑब्जेक्टिव। जितने क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी पढ़ना कि हम उसमें से ऑब्जेक्टिव क्या निकाल सकते हैं। देन तब आपका जो पढ़ने का जो चीज़ें है वो बहुत ईजी हो जाएगी। सीखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना पढ़ते पढ़ते, तो बाद में भी वो चीज़ें काम में आएगी। और पता भी होगा, हमको पता होना चाहिए बेसिकली चीज़ें होती क्या है, ये चीज़ हम पढ़ रहे तो सीखा क्या हमने इन सब चीज़ों में। तो ये चैप्टर नंबर 7 था। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 और उसके आईएमपी क्वेश्चन जो भी है। चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ हमको एक क्वेश्चन 4 मार्क का मिलने वाला है और एक ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो हमको उसको देखना है, उसके आईएमपी क्वेश्चन को देखना है। पेपर से हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, पेपर के डिस्कशन के साथ ही हम इसकी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो ये है, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 4 ऑक्सीकारक गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, और यहाँ का इसका जो और का क्वेश्चन है वो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, धात्विक लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क का बन रहा है और इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो हमको इसको भी बहुत अच्छे से देखना है। ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे होंगे लेकिन फिर भी पढ़ना तो इतना पड़ेगा ताकि हम हमारे एग्जाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी भौतिक रासायनिक गुण ये तो देखना ही देखना है क्लियरली। अगर हम उसमें चूक भी जाते हैं तो भौतिक रासायनिक गुण कंप्लीट करना पता होना चाहिए आपको कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। यहाँ से देखिए, संक्रमण धातुओं के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनन एंथैल्पी जो इसके भौतिक रासायनिक गुण में आते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन पढ़ना उसको पड़ेगा आपको।
बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जो हमको चैप्टर में शुरुआत करने में मदद करती है, जिससे कि हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका निर्माण। यहाँ से लास्ट ईयर पोटेशियम परमैंगनेट आया, अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट बनना चाहिए क्वेश्चन 2020 के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा टिक लगाएंगे हम। यहाँ पर लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेंथेनाइट जो पूरी श्रेणी है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पर, ठीक है। एक्टिनाइट, ये देखना है हमको, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सामान्य अभिलाक्षणिक तथा लेंथेनाइटों से तुलना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम टिक लगाएंगे इस एक्सरसाइज पे। यहाँ से हमने टिक लगा दिया, चीज़ें हमारे लिए इक्वल भी हो सकती है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट, ये वाला पूरा का पूरा ऐसा ही, और उसके साथ जो क्वेश्चन बना लास्ट ईयर 2019 में वो बना यहाँ से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि हमको एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। एनसीईआरटी ही चीज़ें हमारे लिए बेसिकली काम में आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रथम श्रेणी के तत्व भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते टिप्पणी कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से देखिए लेंथेनाइट अंकुचन क्या है, लेंथेनाइट अंकुचन के परिणाम क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, डाइक्रोमेट वाला, आयरन क्रोमाइड अयस्क, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप बुक उठाइए, बुक में टिक मार्क कीजिए और चीज़ों को बेहतर बनाइए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमको इतना पढ़ना है और कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन हो सकता है 2020 में बने, तो बेसिकली ध्यान देना है इस पर हमको। ये था चैप्टर नंबर 8 जिस पर हमने टिक मार्क किया है। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर पर टिक मार्क करेंगे इस वीडियो के लिए, चैप्टर नंबर 9, और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हम बनाएंगे अगला पार्ट जो रहेगा उस पर। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 जो है उपसंयोजी यौगिक, मैंने इसमें आपको बता दिया है उपसंयोजी रसायन, उपसंयोजी यौगिक में हमको पढ़ना क्या है। आईयूपीएसी नेमिंग हमको करते आनी चाहिए। आईयूपीएसी नेम अगर हम उसको बना ले तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें सिर्फ हमको जो उपसंयोजी यौगिक है 3 मार्क का टोटल चैप्टर है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है 1 नंबर का। तो यहाँ से हमको इसको देखना है उपसंयोजी यौगिक में। तो मैं सिर्फ इतना ही टिक मार्क करूँगा या इतना ही बताऊँगा कि आप इसमें जितने उपसंयोजी यौगिक की नेमिंग आएगी ना, उसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है कि बनाते कैसे हैं, ये समन्वय मंडल, इनकी डेफिनेशन, समन्वय बहुफलक, ये लिगेंड जो है इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में डिटेल, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर, इसके साथ इसके आईयूपीएसी नेम, जो यहाँ से नेमिंग जो चालू होगी, इसकी बेसिक चीज़ें जितनी भी होगी इसकी नेमिंग। आईयूपीएसी नेम को आप बहुत अच्छे से ध्यान में देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे आईयूपीएसी नेम हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, पूरा याद कीजिएगा। याद करने से पहले समझिएगा, बनाना सीखिएगा, देन उसके बाद और अगर डाउट होगा तो अगर एक बार आप कमेंट करके बता दें तो मैं उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी अगर आप बता दें तो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। जितने भी आईयूपीएसी नेम करना है, संरचना उसकी बनानी है, इस पर आपको ध्यान देना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चूँकि 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से इतना ही, इसमें सिर्फ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आईएमपी क्वेश्चन जो आईयूपीएसी ही पढ़ना है आईएमपी क्वेश्चन के लिए, तो उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे आईयूपीएसी होंगे और जो बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन होगी उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वहाँ तक कंप्लीट किया है, पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए एक पूरा वीडियो बनाएंगे हम। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि जो वीडियो बना है वो हमारे काम का बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केमिस्ट्री का एग्जाम के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। इतना कंप्लीट कीजिए, इसके बाद एक नया पार्ट जो हमारा केमिस्ट्री का उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी को बहुत सारा थैंक यू अभी तक पूरा वीडियो कंप्लीट करने के लिए। आईएमपी रखिए, याद कीजिए, तैयारी बेहतर बनाइए। 9 जून को जो आपका एग्जाम है उसको बेहतर अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सावधानी रखिए, पेपर सेंटर पर जब जाओ तो पूरी सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। खुद से सावधानी रखिए, अपनी फैमिली को, पूरे समाज को, पूरे देश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।